हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ऑल आर्ट और आज हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म के आर्टिस्ट फ्रांसिस्को गोया के बारे में, जो कि एक स्पेनिश आर्टिस्ट थे जिनका बर्थ 30 मार्च 1746 में हुआ था और इनकी डेथ 30 अप्रैल 1828 के अंदर हुई थी। और ये बेसिकली पेंटर थे, प्रिंट मेकर थे और इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स जो है रॉयल फैमिली के लिए भी बनाई। इनके फादर जो थे फार्मर थे और इन्होंने अपने फादर को असिस्ट किया था उनकी फार्मिंग के लिए बचपन में, और ये बचपन में चारकोल से पेंटिंग बनाया करते थे। और फिर ये जो है वहाँ से ये ज़रागोज़ा आ गए 1749 के अंदर, और यहाँ पे इनकी दोस्ती हो गई थी मार्टिन ज़ेप्टर के साथ, जो कि ये दोस्ती में इन्होंने जो है कुछ लेटर्स एक्सचेंज किए थे, जो कि आर्ट जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं कि उनकी कुछ हिस्ट्री हमको उनके लेटर से भी पता लगती है। जब ये 14 इयर्स के थे तो इन्होंने एक आर्टिस्ट के अंडर काम किया था, जॉस ल्यूजेन के साथ में, और फिर ये मैड्रिड आ गए थे। तो मैड्रिड में इन्होंने जो है पढ़ाई की थी, इन्होंने जिसके साथ वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो थे एंटोन राफेल मेंगेस। तो इनका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है ARM करके, और ये अपने दोस्तों में ना कहीं लीडर हुआ करते थे उस टाइम। ये रॉयल और ये जो थे एंटोन राफेल जो थे ये रॉयल स्पेनिश पेंटर थे, और गोया जो थे वो उनको ज्वाइन करना चाहते थे और स्पेनिश रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते थे फाइन आर्ट्स की। इन्होंने 76 में ट्राई किया, फिर 74 में 1763 में ट्राई किया और 66 तक लगातार ट्राई किया, और ये काफ़ी बार फेल हुए। फिर ये मूव कर गए रोम के अंदर। वहाँ पे इन्होंने जो है 1771 के अंदर सेकंड प्राइज़ जीता था एक कंपटीशन के अंदर, जो कि सिटी ऑफ पार्मा थी। और वहाँ पे पर से फिर ये वापस आ गए ज़रागोज़ा, और वहाँ पे फिर इन्होंने म्यूरल्स बनाए थे, जो कि क्यूपोलास ऑफ बेसिलिया पिलर के ऊपर बनाया था 1774 के अंदर। और फिर इन्होंने बनाया था द ग्लोरी एडोरेशन ऑफ द नेम ऑफ गॉड, और ये फिर इन्होंने बनाया था साइकिल ऑफ फ्रेस्कोस मोनेस्टिक चर्च के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। ये क्यूपोला जो एक तरह से गुम्बद जैसा स्ट्रक्चर है जो इन्होंने डिज़ाइन किया था। 1774 के अंदर इनकी शादी जो है स्पेनिश रॉयल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के एक मेंबर की सिस्टर के साथ हो गई थी, जिनकी वजह से इनको जो है काफ़ी नेम फेम मिल गया था। इनको वहाँ वर्कशॉप करने को मिला। इनकी जो टेपेस्ट्री वर्कशॉप थी वो उन्हीं के फेवर से इनको मिली थी। 5 साल उन्होंने इसके ऊपर काम किया था, और इन्होंने कम से कम नहीं तो 42 पैटर्न इस तरीके से बनाए थे, जो कि हैंड वूवन थे, जो कि अगर देखें हम उनको तो काफ़ी फन लविंग थे। जिसके अंदर दिखाया कार्ड प्लेयर हैं, वो कार्ड खेल रहे हैं, या वो कोई वुड कटर है तो लकड़ी काट रहा है, या कोई वेजिटेबल सेलर है। कुछ इस तरीके से इन्होंने अपनी पेंटिंग्स दिखाई है, उसके अंदर शो किया है। और ये और इन्होंने जो एक बनाया था सोब्रेडेल पैलेस को जो डिज़ाइन किया था, फ्रेस्कोस एक मेथड है म्यूरल जो बनाया था, वो वाटर कलर को वेट प्लास्टर के ऊपर लगाते थे, तो उससे वो स्टिक हो जाता था और उसको कलर भी आ जाता था। तो फ्रेस्कोस वो मेथड है, वाटर कलर प्लस वेट प्लास्टर मिक्स करके जो वो अप्लाई करते थे, उससे वे म्यूरल्स बनाते थे। तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे यहाँ पर। फिर 1990 के अंदर वो थोड़ा सा बीमार होने लगे और थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, डिमेंशिया हो गया, सुनने कम लगा, दिखाई कम देना, बैलेंसिंग इफ़ेक्ट हो गई उनकी। और इनके आज पोस्टल स्टैम्प्स बनते हैं, इनकी जो पेंटिंग्स हैं उनके पोस्टल स्टैम्प्स बनते हैं। और इनकी पेंटिंग 3 स्टेजेस में डिवाइड है। यूथ पे जब उन्होंने जो बनाई जॉयफुल होती थी, फिर डेफनेस में जब आई तो वॉर में बनाया, सीरीज़ वगैरह बनाई, हेलुसिनेशंस के ऊपर बनाए, और फिर इन्होंने बनाया एग्जाइल में, जब ये ड्राउनिंग जो एग्जांपल है ड्राउनिंग डॉग जो है वो वाला एक एग्जांपल है इनकी। तो 3 पार्ट्स में इनकी डिवाइड है पेंटिंग्स।
जो मिडल पीरियड था इनका 1793 से 1799 तक, ये 1795 के अंदर जो है डायरेक्टर ऑफ रॉयल एकेडमी में सेलेक्ट हुए थे और ये प्राइम कोर्ट पेंटर हो गए थे वहाँ पे। इन्होंने फिर पेंटिंग एक बनाई थी, माजा पेंटिंग बनाई थी, एक न्यूड बनाई थी और एक क्लोथ्स के अंदर बनाई थी। तो ये पेंटिंग अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही रिलैक्स मूड में वो लेडी बैठी है पिलो लगा के। और ये पेंटिंग जो है अपने आप में बहुत फेमस हो गई थी। और इसके बाद इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, इन्होंने सीरीज़ बनाई थी, 80 सीरीज़ बनाई थी करीब करीब कैप्रिकोस करके, और एक्वांटेड ईचिंग इन्होंने शुरू कर दी थी यहाँ पे। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जब ये पेंटिंग इन्होंने बनाई, न्यूड माजा जो है ये करीब 1797 से स्टार्ट हुई थी और 1800 सेंचुरी में ख़त्म हुई थी। और दूसरी वाली जो विद क्लोथ्स जो बनाई थी वो 1800 में स्टार्ट हुई थी और 1805 में ख़त्म हुई थी ये पेंटिंग। तो इस पेंटिंग को बनाने के बाद इन्होंने जो है अगर मैं कहूँ तो ये बहुत, इन्होंने एक तो प्यूबिक हेयर इसके दिखाए हैं जो अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल पेंटिंग हो गई थी इसकी वजह से। और ये बहुत ही ब्रेव आर्टिस्ट थे और ये एंगर को दिखाते थे, राजा की ये स्टुपिडिटी को दिखाते थे, कॉमेडी में शो करते थे, तो उनको कोई डर नहीं था इस चीज़ का। अगर आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या है, गधा ये जो है एक बीमार इंसान का जो है इलाज कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये भी स्टुपिडिटी शो कर रहा है कहीं ना कहीं। कि इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो गधे हैं या बेवकूफ़ लोग हैं वो सुपीरियरिटी वाली स्टेज पे बैठे हैं और जो हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग। यहाँ दिखा रहा है कि एक गधा ही गधे को पढ़ा रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, वो भी गधे ही निकलेंगे। तो इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो कॉमन लोग जो है, सिविलियंस जो वहाँ पे थे, वो बहुत पसंद करते थे उनकी इन पेंटिंग्स को। तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोग डेस्परेट रहते थे कि उनसे पेंटिंग बनवाए किसी तरीके से। 1794 के अंदर इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, यार्ड विद ल्यूनाटिक्स। तो ल्यूनाटिक्स क्या होता है, पागल। तो ये इनकी कहीं ना कहीं फर्स्ट पेंटिंग थी जब ये बहरे होना शुरू हो गए थे। तो ये ब्लैक इन्होंने पूरा डिपिक्शन दिखाया ब्लैक कलर का। तो ये एक सेट है पागल खाने का जहाँ पे वो स्ट्रगल में, पेन में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दुख दर्द से, सफरिंग और सैडिज्म को दिखाया है। और ऊपर की लाइट इन्होंने इस तरीके से दिखाई है जैसे स्पॉटलाइट पड़ती है ना, तो ये इनकी खासियत है कि जैसे स्पॉटलाइट पड़ती है जिस चीज़ पे और रेस्ट चीज़ें जो है वो डार्क रहती हैं और जिस पे आप फोकस करना चाह रहे हो वो लाइट रहती है। जैसे कि अगर आप देखें स्टेज पे जब हम स्पॉटलाइट डालते हैं तो ये उसी तरीके से स्पॉटलाइट की तरह से ये अपना लाइट का डिपिक्शन करते थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पेंटिंग है 2 मई 1808 के अंदर ही बनाई है। इसके अंदर जो है नेपोलियन ने स्पेन के ऊपर अटैक कर दिया था। तो यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक्स आप देख सकते हैं, लाइट का डिपिक्शन देख सकते हैं, उसी तरीके से कलर का आप देखेंगे उसी तरीके से यूज़ कर रखे हैं कलर्स को भी। तो और लाइन जो ड्राइंग थी इनकी बहुत अमेजिंग थी। तो यहाँ पे वही सैडनेस को दिखाया है कहीं ना कहीं, और वो लड़ाई में कैसे हार गया नेपोलियन, कैसे जीत गए। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई है, मार काट और सामूहिक हत्या एक तरह से दिखाया है। ये 2 पेंटिंग इन्होंने एक साथ बनाई थी, एक 2 मई एंड 3 मई। तो ये दोनों पेंटिंग जो है दिखाया है फ्रांस और स्पेन के बीच की जो लड़ाई है, इसमें नेपोलियन जीत गए थे। तो इस पेंटिंग में ये 3 मई जो कंप्लीट हुई थी, ये 1808 में कंप्लीट हुई थी जब ये फ्रांसिस्को गोया 68 इयर्स के थे उस टाइम में। और ये ऑयल और कैनवास के ऊपर बनी है। टेरिफाइंग सिचुएशन दिखाई है, एंगर दिखाया है, हेट्रेड दिखाया है, खून पानी की तरह बहा है, इनह्यूमैनिटी दिखाई है। और गरीब जो है, जो एक आदमी खड़ा है वाइट शर्ट में और येलो पेंट के अंदर, वो जीसस क्राइस्ट के अंदर खड़ा है कि जैसे क्रूसीफाइड क्राइस्ट है और वो अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर सकता है। सामूहिक हत्या दिखाई है, ब्लडी डे के तरह से ये आज भी याद रखा जाता है। और
इसमें लोकल कलर्स यूज़ हुए हैं, विजुअल टेक्सचर्स हैं, वार्म कलर्स है, एसिमेट्रिकल बैलेंस है, थोड़े इधर लोग कम हैं, थोड़े इधर ज़्यादा है, इस तरीके से आप देखेंगे। इरेगुलर शेप भी है अगर बॉडी प्रोपोर्शन की बात करें तो। और इसमें दिखा है कि कोई भी आदमी कभी भी विक्टिम बन सकता है। तो और बाकी रेस्ट जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैकिश डल कलर दिखाया है। और एक आदमी के ऊपर जो है बहुत सारे लोग गन को पॉइंट आउट करके रखे हैं और सिमिलर ड्रेस में वो खड़े हैं और वो शूट करने को तैयार है कि बस उनको ऑर्डर मिले और वो शूट करें। और सब किसी की आंखें बंद है, किसी के कान बंद है, बहुत सारी डेड बॉडीज़ वहाँ पे पड़ी हैं। और ये रोमांटिसिज्म को दिखा रहा है जो कि इमोशंस को कन्वे कर रहा है। तो नेपोलियन फ्रेंच जो ट्रुप था उन्होंने अटैक किया था मैड्रिड स्पेन के अंदर। तो नेपोलियन यहाँ पे जीत ही गए थे। तो वही सफरिंग दिखाई है इन्होंने उनकी सारी, जो कि इनजस्टिस को शो करता है। और ये पेंटिंग कहीं ना कहीं गुर्निका को, जो पैब्लो पिकासो की पेंटिंग है, उसको भी डिपिक्ट अगर हम बोले कि उसी की तरह ही ये है कहीं ना कहीं। इस पेंटिंग में ऐसा लग रहा है कि वाइट शर्ट वाला जो आदमी है वो गॉड से प्रे कर रहा है कि भगवान इनको माफ़ कर दो, इनको पता ही नहीं है कि क्या गुनाह कर रहे हैं। और ये सेकेंड ऑफ मई एंड 3rd ऑफ मई ये इस पेंटिंग से ये दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा एक बात को लेके, एक ऑक्यूपेशन के ऊपर लेके लड़ाई हुई थी और वो डिसएग्री कर रहे थे वहाँ के लोग। और उन्होंने वो डिसएग्री जो किया उस बात से लेके, वो छोटी सी बात से लेके वो इतनी बड़ी बात बन गई कि वो जो है वॉर में कन्वर्ट हो गया। फिर इन्होंने बनाई द डिज़ास्टर ऑफ वार सीरीज़। इसके अंदर इन्होंने दिखाया पेड़ पे कैसे औंधे मुँह पड़े हैं, किसी का सर लटका हुआ, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी के पेड़ से बांध के बुरी तरीके से मार रखा है। तो ये सीरीज़ बड़ी भयानक सीरीज़ इन्होंने बनाई थी। इसमें भी इन्होंने सैडिज्म को और सॉरो को, ग्रीफ को और उनकी ट्रेजेडी को दिखाया है, बेसिक लाइफ पेन को दिखाया है इन्होंने इसके अंदर भी, अगर आप देखें तो। अगर आप प्लेट नंबर 37 देखें तो डिज़ास्टर ऑफ वॉर सीरीज़ है। इसके अंदर रियल इवेंट को दिखाया है जो कि दिसंबर 1808 के अंदर हुआ था। और ये प्रतिशोध दिखाया है कि 2 सोल्जर को कैसे मार के टंगा रखा है और दूसरे को लेके आ रहे हैं सूली पे चढ़ाने के लिए। उसके फेस पे एक्सट्रीम एगनी को दिखाया है और हॉरिफिक सीन है, सिचुएशन इस तरीके से है। और एक आदमी खींच के लेके आ रहा है कि तेरा भी यही फल होने वाला है जो उसका हुआ है। नॉन स्टॉप क्वालिटी को यहाँ पे दिखाया है इन्होंने कि किस तरीके से मारकाट इतनी बुरी तरीके से हुई थी कि एक के बाद एक खून की जैसे नदियाँ बहा दी थी इन्होंने। अब एक पेंटिंग है यहाँ पे जो ग्रीक टाइटन क्रोनस को सैटर्न के रूप में दिखाया है, जो कि अपने बेटे को ही खा जाता है उसको, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि उसका जो बेटा होगा वो उसको जो है हिस्ट्री जो है रिपीट करेगी और उसी का बेटा उसको मार देगा। तो वो उसी चक्कर में वो इस पेंटिंग का नाम है सैटर्न डिवोवरिंग हिज सन। ये 1819 में और 1823 में जाके कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ पे रानी जो है वो जन्म देती है बच्चे को, पर क्रोनस क्या करता है, बच्चे को खा जाता है, बार बार उसको जिंदा ही खा जाता है। उसको उसका हाथ इस तरीके से खाया कि टाइटली उसकी रिब्स के अंदर गड़ा हुआ है और सैटर्न उस बच्चे को खा रहा है मॉन्स्टर की तरह, जो कि भूखा है अपने ही बच्चे के लिए। ये माइथोलॉजिकल पेंटिंग है जो कि इसकी डरावनी खुली आंखें इसके अंदर दिखाई है और उसका आधा पोर्शन वो खा चुका है। और ये कहीं ना कहीं बच्चा नहीं है, ये बड़ा ही है। अगर इसकी बॉडी को आप ध्यान से देखोगे तो एक बड़ा ही बॉडी है। और अब एक वर्ड इसकी पोजीशन है, जिस पोजीशन में बैठा है बड़ा ही अजीबोगरीब से बैठा है। और ये इसने बनाया था द विला ऑफ डेफ जो है उसके अंदर ही बनाया था इसने। टोटल जो है 14 पेंटिंग की एक सीरीज़ बनाई थी, वो सारी इसने म्यूरल्स बनाए थे दीवार के ऊपर। और ये कहीं ना कहीं या तो ये अपना पेन दिखा रहा है फ्रांसिस्को गोया, या ये स्पेन के राजा का दिखा रहा है कि स्पेन का जो राजा था उसने कैसे स्पेन को खा लिया अंदर ही अंदर। और ये डार्क रूम में इसने बनाई थी जो कि एविल को, मेंटल इलनेस को, डिस्पायर को, हॉरिफाइंग सीन को ये दिखाता है कहीं ना कहीं। एक पेंटिंग इन्होंने बनाई थी द स्लीप ऑफ रीज़न प्रोड्यूसेस मॉन्स्टर्स। ये इन्होंने ये सैटर्न वाली पेंटिंग से भी पहले बनाई थी। ये बनाई थी इन्होंने 1797 से 1799 के बीच में बनाई थी। इन्होंने दिखाया है, गोया ने यहाँ पे बताया है कि सोने की वजह से मॉन्स्टर्स कैसे
उगने लगे या बढ़ने लगे थे उनकी लाइफ में। तो फिर उन्होंने बनाया द कॉलोसस 1808 के अंदर स्टार्ट किया था, 1812 के अंदर ख़त्म हुआ था। मॉन्स्टर है जो कि वॉक कर रहा है पूरी वैली के अंदर, वहाँ पे आगे पीछे लोग भाग रहे हैं, माउंटेन्स के पीछे छुप रहे हैं और माउंटेन्स जो है उनकी थाइस तक आ रहे हैं और उनकी बॉडी जो है क्लाउड से सराउंडेड है और दिखाया है कि वहाँ पे डार्क वैली है और पेंटिंग का, और लोग जो है इधर उधर कैटल है और इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब जो है वो लॉस कैप्रिकॉस है, ये 1820 से 1823 में बनाई। ये सारी पेंटिंग्स जो है मैड्रिड के अंदर है। यहाँ पे इनकी सनक को दिखाया है, गोया की। तो ये हॉरिबल सिचुएशन में थे उस टाइम में और अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते थे और इतना डिज़ास्टर सिचुएशन हो गई एक जो कि इनडिसिसिव राजा की वजह से वहाँ पे सिविलियंस को कितना ज़्यादा झेलना पड़ा कि एक इतना मूर्ख राजा है उसकी वजह से लोगों को इतना झेलना पड़ा जो कि पढ़ना चाहते थे और जानना चाहते थे। और वहाँ की रियलिटी को दिखाया है कि मॉन्स्टर बन गया है राजा वहाँ पे एक तरह से, और एनिमल्स को दिखाया है जो कि कल्प्रेट की तरह शो करा है इस पेंटिंग के। वाइट कपड़ों में इन्होंने इनोसेंट को दिखाया है, डोंकी और एज को इन्होंने फूल दिखाया है, ओवल, और आउल जो और कैट है उनको विचेस के रूप में शो किया है। इवल फोर्सेस दिखाई हैं शेडो के रूप में। और यहाँ पे इन्होंने जो सब्जेक्ट है इनके वो पादरी है और प्रॉस्टिट्यूट जो है वो विचेस हैं, इस तरीके से दिखाया है। पनिशमेंट दिखाई है कि चर्च के द्वारा लोगों को कैसे पनिश किया गया कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वहाँ के किंग की और चर्च की वजह से कैसे उन लोगों को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया या टॉर्चर किया गया, उन सब चीज़ों को दिखाया है। इस पे ये ब्लैक पेंटिंग है विमेन लाफिंग। इसके अंदर दो औरतें हंस रही हैं एक आदमी के ऊपर जिसके हाथ जो है वो एब्डोमेन से नीचे हैं और उसको देख के वो हंस रही है। पेंटिंग द फेट्स इसके अंदर जो है दिखाया गया डेस्टिनी को कि उनकी हाथ कैसे बंधे हुए हैं और वो बाउंडेड हैं। उनके हाथ जो बंधे हुए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके भाग्य के साथ। इस पेंटिंग में दो आदमी लड़ रहे हैं और उनके पैर मिट्टी में धंसे हुए हैं। और यहीं दूसरी पेंटिंग अगर हम देखें तो वो टू ओल्ड मैन ईटिंग सूप, ये 1819 और 1823 के बीच में है। ये हाउस ऑफ डेथ के अंदर ही बनाई है। इसके अंदर लेटा आदमी जो है वो मरा हुआ लग रहा है और उसकी आंखें अंदर धंसी हुई है, और जो दूसरा आदमी है वो जिंदा है और उसके दांत भी नहीं हैं और वो दोनों सूप पी रहे हैं, ऐसा दिखाया है। अब फैंटास्टिक विजन है। इसके अंदर दो फिगर हैं जो कि मंडरा रही है एक लैंडस्केप के ऊपर, और जहाँ पे एक माउंटेन भी है बगल में। और नेक्स्ट पेंटिंग है विच इज़ सबाथ। अब नेक्स्ट पेंटिंग विच इज़ सबाथ ये, और जो नेक्स्ट है इससे पिलग्रिमेज टू सैन इसिड्रो। ये दोनों ही पेंटिंग में जो है अंधविश्वास और इग्नोरेंस को दिखाया है। एक इनकी ये पेंटिंग भी बहुत फेमस हुई थी जिसके अंदर एक झाड़ू के ऊपर दो जादूगरनियाँ बैठी हुई है। ये हास्य रूप में, कॉमेडी रूप में इनको दिखाया है कहीं ना कहीं। इनकी सबसे महंगी पेंटिंग आपको बताती हूँ, जो कि सबसे महंगी पेंटिंग है इनकी द बुल। उसके बाद है द स्टिल लाइफ ऑफ डेड हेयर, और फिर उसके बाद इन्होंने वह कि गिरते हुए लड़ाई करते हुए वो कैसे नीचे गिर रही है। फिर उसके बाद इन्होंने बनाया इक्विस्ट्रेन पोर्ट्रेट ऑफ डॉन मैनुअल गॉडोए, और फिर इन्होंने बनाया है यूज़फुल वर्क, और इसके बाद है द बटरफ्लाई बुल, और फिर नेक्स्ट है लास्ट पोर्ट्रेट ऑफ द रीटा लूना एक्ट्रेस। इनका इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया था। की बुल फाइट जो है सबसे महंगी पेंटिंग वाली वो एलियन डॉलर की, जो कि अभी फ्रांस के अंदर है। एक तो और ये इन्होंने मरने से 4 रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे। तो ये इतने निडर थे कि मतलब इनको कोई डर ही नहीं था कि इस तरीके की राजा की पेंटिंग्स बना रहे हैं, लोग बाग हंस रहे हैं राजा के ऊपर, और राजा बदलते रहे, सब कुछ बदलता रहा, पर ये वहीं के वहीं रहे, अपने कोट पेंटर ही रहे। फिर उन्होंने बहुत सालों बाद इन्होंने जो है वो कोट पेंटर वाली पेंटिंग वो जॉब को इन्होंने छोड़ दिया था
और फिर ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ गए थे। और इनके हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को अगर हम हाईलाइट करें तो ये अपने समय के से थोड़ा सा आगे थे। ये केवल पेंटर नहीं थे, ये प्रिंट मेकर भी थे, जो ईचिंग करके मेटल में डाल के फिर इन्होंने जो है ईचिंग करके 80 पेंटिंग्स बनाई। इनकी शादी एक जिनसे हुई, उनने इनसे बहुत नेम फेम मिला। ये इतने वर्सटाइल थे कि अपने मास्टर्स को एकदम कॉपी कर लेते थे। और इन कहा जाता है कि इनका अफेयर जो है शाही परिवार की मारा से हुआ था, जो कि उसकी डेथ के 1 साल बाद ही उसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे। और वो ब्लैक ड्रेस में रो रही थी, और फिर उन्होंने उन्हीं की एक पेंटिंग बनाई थी ब्लैक ड्रेस में। और फिर उन्होंने ये रियल लाइफ मॉडल्स को यूज़ करते थे। एग्जाम्पल है आपके सामने, माजा जो है न्यूड बनाया, फिर उन्होंने क्लोथ्स में बनाया उसका। उनका मानना था कि आर्ट जो है वर्ल्ड को चेंज कर देगी। और इनकी हाफ लाइफ जो है इन्होंने बहरेपन में निकाल दी। और ये सैटर्न डिवॉल्विंग वाला जो था, ये डिस्टर्बिंग पेंटिंग है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पेंटिंग है। इन्होंने ब्लैक सीरीज़ जो बनाई थी वो डिप्रेशन को डिपिक्ट करती है। और 14 साल की उम्र में ही इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने शाही फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, और आखिरी पड़ाव में ये थोड़े शांत हो गए और निजी जीवन इन्होंने जिया। फिर इसके बाद ये बीमारी की वजह से आर्ट वर्क में इनका बहुत चेंज हुआ, जो कि स्टार्टिंग में जॉयफुल थी इनकी पेंटिंग, और एंड में आते आते डिप्रेसिंग मोड में हो गई। और पेनिनसुलर वॉर का जो स्पेन और फ्रांस का जो वॉर हुआ था, उसकी वजह से ये काफ़ी अफेक्टेड हुए थे। इनकी लाइन ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती थी, और लाइट और डार्क को ये पोस्चर के अंदर भी बहुत ज़्यादा अगर लाइन ड्राइंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक दिखा देते थे ये उस चीज़ को। जैसे स्पॉटलाइट, मैंने आपको बताया पहले भी ये बात कि ड्रामेटिक दिखाने के लिए। और इनके ब्रश स्ट्रोक्स विजिबल हुआ करते थे, कलर्स जिस तरीके से यूज़ करते थे बहुत अमेजिंग होते थे, लाइन ड्राइंग इनकी बहुत अमेजिंग होती थी। तो ये लाइन ड्राइंग में ही बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ फैबुलस थे अपने काम में। आज के लिए इतना ही। और फ्रांसिस्को गोया हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।